the big fight. Now behind me is the culmination of this grand festival called UP elections. And for 1 month this has been on. It will be ending with the 7th phase right here on the bank of the river Ganges, on the banks of the river Ganges. There are various ghats right here, and along the ghats are conversations that are rich, the political discourse which is rich. So we decided that, like we've been doing, we did it in Kanpur, we did it in Prayagraj, we thought of speaking to the young, the restless. What do the young voters of Varanasi have to think? What are their issues? What are their aspirations? What are their expectations from the politicians? Well then, let us begin the big fight. So we have a bunch of youngsters right here. I want to introduce them one by one. Thank you very much for joining us. A huge mix, बहुत ही भव्य आयोजन लग रहा है, तो बिल्कुल एकदम रैली जैसा हो गया. Thank you so much for coming. I hope that you will express yourself. अपना मताधिकार का प्रयोग आप 7 तारीख को करेंगे, लेकिन मन से आपको क्या लगता है उसका जिक्र यहाँ पर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं. सबसे पहली बात, मैं आपके पास आना चाहता हूँ. आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? बेसिकली मुद्दे ये हैं कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेवलपमेंट, जो जहाँ का रोड्स एंड बाकी घाट की सफाई, वो तो लाइक हमेशा हर इलेक्शन का मुद्दा होता है. बेसिकली वाराणसी में तो सबसे ज़्यादा ही होता है कि घाट की सफाइयाँ और गंगा के कितना वो है. एंड बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बीएचयू बहुत बड़ा पार्ट है वाराणसी का, तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स के मतलब स्टडीज़ में उनको क्या चाहिए, तो लाइक एजुकेशन, जो एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन सिस्टम है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. ये आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है. आपका मुद्दा क्या है? हमारे लिए तो ये है कि युवा के तरफ ध्यान दिया जाए, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, और हमारे जो डेवलपमेंट, जैसे हमेशा यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो रिलीजियस है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये जो डेवलपमेंट है उसको थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एंड द फोकस शुड बी ऑन द इंस्टीट्यूशंस एज वेल, बिकॉज द डेवलपमेंट विल सी व्हेन द स्टूडेंट्स आर डेवलप्ड. द कंट्री विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री व्हेन देयर स्टूडेंट्स, देयर citizens will develop. ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली है. प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था. उन्होंने कहा कि रिलीजियस इकोनॉमी बहुत मायने रखती है, और आपका ये कहना है कि जो भी विकास हुआ है वो धर्म के आधार पर विकास हुआ है, या धर्म संबंधित विकास हुआ है, वो समूचा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर चीज को इंक्लूड करे, सिर्फ धर्म को इंक्लूड ना करे. करेक्ट? कोई इससे अग्री नहीं करता आप में से कोई, जिसको लगता है कि नहीं, हर तरीके का विकास होना चाहिए? आपकी क्या राय है? सर, आई थिंक कि चौतरफा होना चाहिए. एक तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली नेशन इकोनॉमी से, डेवलपमेंट से नहीं होता है. उसके कुछ कल्चर होते हैं, कुछ एथोस होते हैं, वो अगर कंट्री में नहीं रहेंगी, और स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो आई थिंक कंट्री रिकॉग्नाइज इंडिया जैसे नहीं की जाएगी. बनारस हैज टू बी एवरीथिंग, रिलीजियस भी हो और भी हो. यस, डेवलपमेंट. बनारस को सिर्फ डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं जाना जाएगा. बनारस को इसके घाट के लिए, इसके मंदिरों के लिए, इसके कल्चर के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है और जाना जाता रहेगा. आप मानती हैं इस बात को? Yes, I'm totally agree with him. The development should be 4-dimensional, not a 1-dimensional. एक पहचान नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत जरूरी पहचान है, इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता. आपके लिए मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? So for me, the issues are education of the youth of this country and the infrastructural development more than religion, caste, creed. For me, I think education is the issue that I am speaking for. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. और ये हम कानपुर गए, इलाहाबाद गए, प्रयागराज, माफ कीजिएगा, प्रयागराज गए क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको इलाहाबाद बुलाते थे. उनका ये कहना था कि प्रयाग वासी हम जरूर हैं, लेकिन शहर इलाहाबादी है. वैसे बनारस के भी कई नाम हैं, काशी है, वाराणसी है, बनारस है, समझ में नहीं आता क्या बुलाएं, लेकिन तीनों चीजें बुला देंगे. पर ये जो बात है कि एजुकेशन सबसे मायने रखता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी यूक्रेन के जो छात्र जो वापस आए, प्रधानमंत्री उनसे बनारस में मिले और उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें कि बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े. अगर इतना अच्छा होता तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी. अगर ये इतना जरूरी मुद्दा है, तो आपको लगता है इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, या अगर नहीं लड़े जाते हैं तो क्यों?
So first of all, if I talk about education, उससे रिलेटेड इश्यूज जो सबसे पहला आता है वो ब्रेन ड्रेन, एज यू टॉक्ड अबाउट इट, कि ब्रेन ड्रेन हो क्यों रहा है हमारी कंट्री में. सो उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट स्कीम पे जाना पड़ेगा कि स्कीम्स तो बन रही है हमारी कंट्री में, लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन पोर डाउन तक हो रहा है, क्या एकदम निचले तबके तक जा रहा है. अभी जो नीट का इशू चल रहा था उसमें हमारे जो नालसार के हेड हैं डायरेक्टर, ही हैज़ वन वेरी मेजर इशू ही हैड रेज्ड कि नीट में जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, अगर आप प्योरली इंग्लिश मीडियम बना रहे हो जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का पैटर्न चल रहा है, तो क्या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, क्या उसे वो क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या वो उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, इवन व्हेन दे आर केपेबल इनफ, तो क्या वो कर पाएंगे वो चीज़. तो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है, क्या वो कोर डाउन तक क्या वो इश्यूज गवर्नमेंट समझ रही है, या फिर वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक एंगल से इश्यूज और अपनी स्कीम्स बनाते जा रही है. ये मुझे लगता है ये बहुत जरूरी बात है. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि ये, अभी मैं 4 लोगों से बात कर चुका हूं और सब मानते हैं कि एजुकेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है. अगर आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, आप में से कितनों को लगता है कि चुनाव में एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी द बिगेस्ट प्रायोरिटी? किसको लगता है? तो इन अ शो ऑफ हैंड्स आप देख सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है देश के युवा के लिए. अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, आप में से किसको लगता है कि ये चुनावी मुद्दे होते हैं चुनावी मुद्दे? सिर्फ 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया है. हाँ, नहीं होते. हाँ, ये मुद्दा कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं, क्योंकि छात्रों के पास कोई अपनी राजनीतिक अस्तित्व ही नहीं है. छात्र का कोई संगठनात्मक अस्तित्व तो है नहीं. छात्र ऐसे ही हर पार्टी का छात्र संघ है, वो सब राजनीति है. वो तो ऊपर से तय होता है कि कौन बनेगा संगठन मंत्री, कौन बनेगा महामंत्री. वो छात्र को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. छात्र को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी कोई आवाज ही नहीं है आज के दौर में संगठनात्मक रूप से. तो वो ये मुद्दा कहीं बन ही नहीं. तो अगर संगठन बनेगा फिर उस संगठन में राजनीति शुरू हो जाएगी. I beg to differ on this point. That is to say कि पहली चीज, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो सोल पर्पस है वो एजुकेशन इम्पार्ट करना है. अगर उसमें पॉलिटिकल इन्फ्यूजेस आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट लॉन्ग टर्म में क्रिएट करेगा. पहली चीज. दूसरी चीज, इस आप इनके पॉइंट पे बोल रहे हैं कि कोई संगठन ना बने. हाँ, छात्रों का संगठन ना बने. और दूसरी चीज, रही बात भारत देश की, यहाँ पे हमेशा दो माँ शब्द ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, मंदिर और मंडल. हमेशा जो भी पॉलिटिक्स राजनीति है मंदिर और मंडल से उठ के होनी चाहिए, ताकि और भी इशू सामने आए. शुरुआत से हरियाणा, पंजाब, जहां भी इलेक्शंस होने जा रहे किसी फेज में, हमेशा 2 इशू सामने रहे, मंदिर या मंडल. कुछ भी रहो, यहाँ पर भी रहे, संभवतः यहाँ भी रहे हैं. इसमें कोई दो राय नहीं. हाँ, निश्चित रूप से यहाँ रहे हैं कि यहाँ पर हर तरह. आप मानते हैं कि भले ही युवा वर्ग के मुद्दे विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, लेकिन चुनावी मुद्दा कुछ और हो जाता है. समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, चुनावी मुद्दा नहीं है. ये समस्याएं हैं जो मुद्दा कहीं बनी नहीं पाती हैं. और ये समस्याएं आज से नहीं है, ये रही हैं. भारत आजाद हुआ उससे पहले भी थी और उसके बाद भी रहती ही हैं. सब लोग बोले गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी नहीं हटी, तभी कांग्रेस ने बोला गरीबी हटाओ. आज भी वही गरीबी हटा रहे हैं. इकोनॉमी एक मुद्दा रहता ही तो 1991 के बाद पीसी नरसिम्हा राव जो आए तो 96 में चुनाव हार गए. तो इकोनॉमी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव के टाइम पे आप यूपी का ही देख लो. 2007 में मायावती का कहना था मैंने इतने एक्सप्रेसवे बना दिए, चुनाव हार गई. अखिलेश यादव ने बोला हमने लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बना दिया, चुनाव हार गए. अब ये इस सरकार ने क्या बना है, देखते हैं ये जीतते हैं कि हारते हैं. इस पे कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं. लेकिन आपको लगता है विकास एक मुद्दा नहीं बन पाता? जैसे अभी की जो सरकार है उसका ये कहना है कि पूर्वांचल में इस बार जात पात की राजनीति होगी ही नहीं, इस बार विकास की राजनीति होगी. कहीं ना सर, ये सर मुद्दे तो जरूर हैं, क्योंकि लेकिन वोटिंग टर्नआउट कभी विकास पे नहीं हुआ. जाति समीकरणों पे होता है. जैसे आपने देखा कोलिशन हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य चले जा रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है, ओम प्रकाश राजभर किसकी तरफ जा रहे हैं वो दिक्कत हो रही है. तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं और वोटिंग इसी पे हो रही है. विकास और ये शायद बात करने के लिए आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों होता है? शायद सर माइंडसेट, थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल, या फिर जो चीजें लोगों को कहीं ना कहीं अपना हित देखते हैं, जो छोटे लेवल पे बड़े लोग हैं, और वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इनको वोट करें, और वो लोग अपना लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, या जानकारी के अभाव की वजह से ये हो रहा है? आप मानते हैं? The major issue is कि इस democracy is always subservient to the voice of the people. जब लोगों को आप बोलना सिखाओगे तो जानेंगे कैसे वो? उन्हें पहले जानने तो भी बोलने का मौका दो. हमेशा उनके राइट्स और चीजों को कर्व किया गया है, जिससे कभी बोल ही नहीं पा रहे हैं. और इसकी वजह से चीजें क्या होती है, उन्हें के दिमाग में जो भी इन्फ्लुएंस करके भरा जाता है वो वही चीजें इंश्योर करते हैं. जैसे कौन भर रहा है आपके हिसाब से? कौन भर रहा है? सोशल मीडिया. हाँ, आगे आइए. क्या बोला आपने? सर मेनली सोशल मीडिया से सब लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि जो है, कभी जैसे अभी सर ने बताया, इन्होंने एक चीज बोल दी, वो सर सब फॉलो करेंगे, फिर कोई और आके कुछ बोल देता है, तो सर सोशल मीडिया मेनली सबको मैनिपुलेट कर रहा.
तो सर तो कौन सोशल मीडिया कौन मैनिपुलेट करता है? सारी पार्टीज करती हैं या कुछ पार्टीज करती हैं या कोई बहुत ज्यादा करती है? सारी पार्टीज के आईटी सेल है, सारी पार्टीज के आईटी डिपार्टमेंट हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे बस एक पार्टी का मोनोपोली है इंडिया में, और वो है भारतीय जनता पार्टी। कुछ सर महारथी हो चुके हैं और कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीखना शुरू हुआ है। कुछ सीखना शुरू कर रहे हैं, जो और पार्टियां हैं वो सीख रही हैं। जैसे बसपा जैसे वो शुरू कर रही है। गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना, ये राजनीति गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इस तरीके से राजनीति थोड़ी होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए जमीनी स्तर पे। सोशल मीडिया पे कौन सी राजनीति होती है? वहाँ किसके हक की बात हो रही है? आपस में फालतू का टूल किट और पता नहीं कौन कौन सी चीजों पे बात हो रही है, जिनका एक बनारस में एक जो रिक्शे वाला है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बनारस में जो रिक्शा वाला है, बनारस में जो मलइयो बेचने वाला है, उसके हक की जो बात होगी वो सोशल मीडिया पे थोड़ी लड़ी जा सकती है। उसके हक की बात उससे मिलके उसके सामने। आपको लगता है सोशल मीडिया को यूज करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि ये मोबिलाइज करने में आसानी होती है कि आप अपना इन्फ्लुएंशियल ज्यादा होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूथ वहीं पे है एंड इस समय जो वोटर्स के लाइक जो वोटर्स हैं वो मतलब बेसिकली यूथ को फोकस करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो जो रिक्शा वाला है, जिसको यहाँ पर मैंने नया नया टर्म सीखा है अभी, यहाँ पर ई रिक्शा को टोटो कहते हैं, तो टोटो चलाने वाला जो है उसका मुद्दा क्या सोशल मीडिया उठा रहा है? आप कुछ कहना चाहते हैं? Sir, I think that yes, we can blame the political party to an extent, but we cannot put all the blame to the political parties because education, being educated is one thing, but being politically aware is another thing. So people are here, they are educated, literacy rate has increased, but people don't want to get involved into politics because they खराब चीज लगती है। they think politics is a dirty game. But the point is, once you are educated, then you can have the liberty to have political awareness, political opinion. So education is kind of an enabler to a person having some political opinion. So education is someone to make you aware about something. Everyone has his own political inclination. My father is educated, but he is not politically active. What would you say about him? एजुकेशन का मीनिंग बहुत डिफर होता है। यहाँ यहीं के कबीर हैं, वो लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं हुआ। तो एजुकेशन जो हमारे आज की साइंस और मैथ और ये किताबों में लिखी हुई एजुकेशन को हम पॉलिटिकल अवेयरनेस से नहीं जोड़ सकते। वो एक चेतना है जो आंतरिक रूप से जागृत होती है, वो एक चेतना है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपने आप अंदर। मतलब पढ़ा लिखा आदमी भी जो है वो राजनीतिक रूप से अज्ञानी हो सकता है। हाँ, ठीक। यूनिवर्सिटीज में तो ज्यादा कास्ट बेस्ड बातें हो रही हैं। आप देखेंगे जातिगत बातें यूनिवर्सिटीज में ज्यादा हो रही हैं। आप किसी जातिगत विशेष टिप्पणियां की जाती हैं कई बहुत से यूनिवर्सिटीज में। हाँ, और उसका कारण क्या है? आपने जैसे पूछा कि जातिगत क्यों हो रहा है, कास्ट बेस पे इलेक्शन क्यों रहा है? क्योंकि जो रीजनल पार्टीज है कहीं ना कहीं तक उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। आप नेशनल पार्टीज को देखेंगे तो वो डायरेक्टली जातिगत राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन आप चाहे सपा देख लीजिए, चाहे बसपा देख लीजिए, चाहे आरजेडी। ये सवाल ये भाजपा भी आती है जातिगत राजनीति में। कौन मानता है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है? हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिनका ये मानना है। हाँ, करती है। जहाँ पे नेशनल लेवल का इलेक्शन होना होगा वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाएगी। जहाँ पे उत्तर प्रदेश का चुनाव होना होगा वहाँ पे यादव और ब्राह्मण की बात आ जाएगी। अब कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने बोला 40% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए टिकट में। कितने लोग हैं जिनको ये कांग्रेस की ये बात पसंद आई? बात देखने में अच्छी है, विनेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। आप देखेंगे उन्होंने टिकट जो दिया है, कौन जीत रहा है उनमें से? आप लड़कियों लड़ सकती हो तो कह रहे हैं, लेकिन आपका जो पोस्टर गर्ल थी वो तो बीजेपी में शिफ्ट कर गई। रीजन क्या है? एक करके। हाँ, कांग्रेस जो 40% दे रही है लड़कियों को, ये अगर पंजाब में देती तब उसका कोई महत्व होता। ये सवाल पूछा। यहाँ एक सीट मिलने वाला नहीं है, आप कितना भी दे दें क्या फायदा? ये तो बस यूपी में सर प्रधानपति और विधायक पति वाला जो कॉन्सेप्ट है कि महिलाएं भले ही टिकट देकर उनको जिता दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष ही कंट्रोल। कोई इंडिपेंडेंट महिला, कोई विधायक आपको उत्तर प्रदेश में आपको नहीं लगता है कि अभी भी वो बदला है? नहीं, बदला नहीं है, और ये मुझे लग रहा है बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ट्विटर पे स्मैश पेट्रियार्की कहने से पेट्रियार्की जाएगी नहीं। स्मैश पेट्रियार्की किसने कहा है यहाँ पर? अभी तो सोशल मीडिया के खासे खिलाफ थे आप, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल किसी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, बढ़िया। और कोई और बात अगर आप बताना चाहें तो हम लोगों ने। हाँ सर, एक चीज और रही बात कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की, उस पर संभवतः एक बात और जानने वाली है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, उनका काम है जनता को अपीज करना। हम लोग किसी भी कास्ट बेस्ड चीज को सेलिब्रेट करते हैं, उस वजह से वो हमें ऐसा लालच देते हैं। तो सर्टेनली ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है कि हमें इन चीजों को इवॉल्व करना चाहिए कि हमें बात विकास पे कुछ जरूरी है। जैसे कि जस्ट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस बार ये बात बहुत हुई कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, और उसको लेकर के खासी राजनीति हुई। बीएसपी भी उसको लेकर के राजनीति कर रही है।
तो ऐसे में राजनीति कौन कर रहा है? क्योंकि देखिए बीएसपी की तरफ से अगर आप पूछे, मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि वो इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और अगर हम उनका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? तो इस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे? कौन देगा? मतलब इससे कुछ गलत नहीं है अगर आप किसी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पटेल हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे इस समय नॉन यादव ओबीसी का काफी यूपी में इन्फ्लुएंस चल रहा है, क्योंकि थोड़ा यादव पोस्ट एसपी गवर्नमेंट के बाद से नॉन यादव ओबीसी को, क्योंकि बीजेपी का एक चंक वोट कहीं ना कहीं माना जाता है, ताकि 2017 या जो 22 का चुनाव था उसमें काफी बीजेपी को इससे हेल्प मिली। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये खास मुद्दा रहता है कि नॉन यादव ओबीसी को अपनी तरफ करने का, ताकि क्योंकि मुस्लिम्स तो पहले से भी साफ नहीं है और कुछ ना कुछ बीएसपी का वोट भले ही आया है, लेकिन नॉन यादव ओबीसी जो इस समय कोर वोटर है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं आप भी अलोंग कास्ट लाइंस ही बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी आपके हिसाब से यही है, कास्ट। अच्छा ये देखिए, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इससे पहले हमने जो शो किया वो था कानपुर में, कानपुर पूर्वांचल में नहीं अवध में आता है। दूसरा हमने युवा के साथ जो शो किया वो था प्रयागराज में, वो भी अवध में आता है। ये पूर्वांचली धरती है और कहा यह जाता है पूर्वांचल में न हिंदू न मुसलमान, यहाँ पर जातीय गणित चलती है। तो आप सहमत हैं इस बात से? सर जातीय गणित का डायरेक्ट इसमें इन्फ्लुएंस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे जो बेसिकली पूर्वांचल जो है बहुत इन्फ्लुएंस रहता है सर एक थॉट प्रोसेस से, जो कि डिपेंडेंट है कि किस तरीके के लीडर्स हैं यहाँ पे। क्योंकि सर लीडर्स वाला जो पॉइंट आता है यहाँ पे पूर्वांचल में, पूर्वांचल इज द लीडर हु कैन फेवर यू, the people who here are more inclined towards the leader who can favor them. So like agar they are looking for a sort of a Robin Hood. That is the correct term that can be utilized in. फिर भले ही वो क्रिमिनल हो, कुछ भी करे, sir they do not कहाँ चलाए, उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है सर। उनका ये है कि if I am some like my friend has quoted रिक्शा वाला टर्म, रिक्शा वाला, तो अगर कोई रिक्शा वाला है और उसे कोई एक मान लीजिए कोई भी लीडर मिल रहा है सॉर्ट ऑफ से समथिंग, कोई भी लीडर है, अगर उसे उस लीडर से पहचान मिलती है कि उस लीडर से मेरी पहचान होगी, मेरा लड़का अगर कल को उस लीडर की वजह से कहीं बाहर निकल सकता है, जा सकता है, कुछ कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी में क्या होगा। कल को वो जाति के नाम पे दंगे करवा सकता है, कल को वो डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे घर का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज ऑल आई केयर एंड दैट इज द रिलेशन दैट द पॉलिटिशियन फॉर्म इन पूर्वांचल। आप में से कितनों को लगता है कि राजनीति यहाँ पर लोगों के दिल में एक ऐसी एक सिस्टम है जिसमें लोग मसीहा ढूंढते हैं? आपको लगता है मसीहा ढूंढते हैं? किस को ये चीज नहीं लगती? आपको लगता? हाँ बताइए। मसीहा नहीं ढूंढते, आपको भी नहीं लगता ऐसा? बेसिकली बात आज की राजनीतिक दौर की करें तो बात है प्रोपेगेंडा का। जो प्रोपेगेंडा ऊपर से आएगा उसको लोग फॉलो करेंगे। हम लोग प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग करते हैं, हम लोग चीफ मिनिस्टर के लिए वोटिंग करते हैं, हम अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग करते ही नहीं है। पर मुझे ये बताइए कि क्या ये नया फिनोमिनन है या ये हमेशा से था? क्योंकि इस तरीके का कल्ट फिगर की बात जो है वो इंदिरा गांधी के लिए भी कही जाती थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी कही जाती थी, जवाहरलाल नेहरू के लिए भी कही जाती थी। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने ही पूरी रीति ये शुरू किया, फिर इंदिरा गांधी में आप आइए, राजीव गांधी में आप आइए। ये वो वाले लगते हैं, सब नेहरू की गलती है। हाँ? नहीं। देखिए इंडिया के डेवलपमेंट में नेहरू से बड़ा योगदान मैं मानता हूं कि किसी का नहीं है। जब इंडिपेंडेंस हमको मिली उस टाइम पे हम एक बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडियन यूनियन भी हो सकता था, लेकिन उस टाइम नेहरू ने देश को बनाए रखा है। IITs, आपके क्या कहते हैं एम्स, नेहरू जी ने एस्टेब्लिश किया। मैं उनके काम को वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू किया उसका भी कहीं ना कहीं नेहरू जी को हमें कहना पड़ेगा कि शुरुआत गांधी नेहरू फैमिली से ही हुई है। आप लीडरशिप बोलेंगे तो देखिए हमेशा से दिल्ली तो लीडरशिप का केंद्र रहा ही है। दिल्ली अभी दूर है, इसीलिए यूज बोला जाता है। एक्चुअली बात हमें शुरुआत से यही रही है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो कैसे इवॉल्व बाय पीरियड ऑफ टाइम। जब नेहरू आए, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर जनता पार्टी आई, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर हमारे बीच नरेंद्र मोदी आए, तो ये हमेशा इवॉल्व होता टाइम रहा है और हमेशा ऐसे रहेगा ही। और एक चीज़ जो सोच वाली और भी है, एक बात सोशल मीडिया जो उन्होंने रेज किया, सोशल मीडिया जो है एक प्लेटफॉर्म ऐसा यूटिलाइज किया है बीजेपी गवर्नमेंट, बाकी सारी गवर्नमेंट से भी उसको कन्वे करने के लिए यूज किया है। रही बात किसी मुद्दे की, तो हर किसी के मुद्दे की बात एक जगह नहीं हो सकती। द लीडर ऑफ क्लास कैन नॉट बी लीडर ऑफ मास। हमेशा बात सोचनी चाहिए कि किसी की बात कहीं कन्वे की जा रही है और किसी की बात कहीं कन्वे की जा रही है। तो आपको लगता है कि एक ये जो लीडर ऑफ क्लास और मास वाली आपने ये बात की, मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर कोई क्लासी हो गया है नेता और अगर उसका मास लीडर अपील नहीं है तो वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ये आपका कहना है? एकदम नहीं कर पाएगा। इसमें हाँ, एग्जाम्पल इज राहुल गांधी। एग्जाम्पल इज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हम लोग। कोई मतलब हम क्यों, मतलब जो भी कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, जो पार्टी सपोर्ट कर रहा है, वो लोग भारत को जानते ही नहीं है।
कि भारत की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काम कैसे करती है, आम लोग सोचते क्या है, उनको पता ही नहीं है। इंटायरली ब्लेम कर देना कि सोशल मीडिया ही सब कुछ गलत कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो ये काम, ये रेगुलेशन, लीगल रेगुलेशन लाना भी तो काम गवर्नमेंट का ही है। रेगुलेशन की जहाँ तक बात है, ऐसे तो बिल भी हमने पेश कर दिया है फीमेल एज रेज करने के लिए 18 से 21। इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, तो ये तो कोई भी बिल ला सकते हैं अगर अनलेस ये लोग। मेरा वही पॉइंट है ना कि बिल लाने से और लॉ पास करने से नहीं होगा। अगर बिल आ जाएगा तो कल के दिन आप भी कहेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जा रहा है। हाँ तो वो भी जरूरी है ना, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाता है तो पहले बिल फार्म लॉज को जिस तरीके से पास किया गया, सबने देखा किस तरीके से राज्यसभा में पास किया गया, और एक साल बाद उस फार्म लॉ का हुआ क्या? फार्म लॉ के लिए लोगों को मनाया गया, लोगों ने फिर बाद में मोदी जी ने खुद कहा है कि फार्म लॉ हम लोगों को नहीं मना पाए इसलिए वापस ले रहे हैं। लेकिन ऐसा है, वो उनका एक कहना है, एक प्रक्रिया है ना, आप पहले बिल पास कर दें और उसके बाद बोले आओ अब समझौता कर लें कि इसमें से क्या हटाएं। प्रोसीजर ये है कि आप पहले समझौता कर लें और उसके बाद बिल पास करें। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले बातचीत होनी चाहिए ना, उनकी क्या परेशानी है उनको समझना चाहिए। आप ये बताइए कि क्या कहते हैं आप, राकेश टिकैत जी ही नहीं, आप उस चीज में जा ही नहीं रहे हैं। ये काम गवर्नमेंट का है कि वो रिकॉग्नाइज करें कि इस चीज में, इस पर्टिकुलर बिल में कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए वो काम हमारा नहीं है। हमारा बस कहना ये है कि जब भी कोई लॉ पास होता है, जब भी कोई बिल टेबल होता है, तो ना स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है। आप देखिए कांग्रेस के समय पे ऑलमोस्ट 60% जो बिल्स थे वो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू होके जाते थे। इस गवर्नमेंट में ये जो आंकड़ा है ये 28% है। अगर अपोजिशन वहाँ पर रेकों में खड़े होके बवाल नहीं मचाएगा तो जाता है स्टैंडिंग कमेटी में। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप क्या कहते हैं बाहर गांधी जी की मूर्ति के आगे बैठ जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं करती थी? बीजेपी के नेताओं ने तो बोला था कि प्रोटेस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल प्रोटेस्ट है, लेकिन आप माइक फेंकेंगे, आप कागज फेंकेंगे, फिर स्पीकर अगर आपको चेयरमैन अगर आपको क्या कहते हैं सस्पेंड करेगा, फिर आप दोबारा गांधी जी के पास तब जा रहे हैं। आप गांधी जी की मूर्ति तब याद आ रही है आपको, अंदर आपको याद नहीं आ रही है। यहाँ सवाल लेकिन यार सवाल इस चीज का नहीं है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नहीं। सवाल ये है कि जो प्रोसीजर एस्पेक्ट दिए गए हैं वो फॉलो किया गया नहीं किया गया। सवाल वो है, क्वेश्चन मार्क वहां पुट फोर्थ हो रहा है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, अगर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता भी तब भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है हमारे पास, आर्टिकल 19 में पावर देता है। मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, ही इज लाइक द साइलेंट ऑब्जर्वर, द साइलेंट वोटर। हाँ, बारीकी से सब लोगों की बात ऐसे मैच रेफरी की तरह, ये आखिरी दिन जो है ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हाँ, विनिंग कॉम्बिनेशन यही बनाएंगे। So हम लोग चंक वोटर है, लेकिन ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। He is the 50 प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो छोटे मोटे लीडर हैं 1%। He is ओम प्रकाश राजभर। यू कैन से। थोड़ा सा हम 2-3 पहलुओं के बारे में बात करेंगे। We'll talk about local issues versus national issues, right? In elections. कि लोकल इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं या नेशनल इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं चुनाव के लिए, या एक मिक्स होता है इन सब चीज का, या इश्यूज मैटर ही नहीं करते, जो नेता तय कर दे वही इशू बन जाता है। और दूसरी चीज वुमेन वोटर्स, इन दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं मुद्दों की। तो आपको क्या लगता है, आपसे शुरू करता हूं। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि लोकल इश्यूज शुड मैटर इन पोल्स लाइक विधानसभा या नेशनल इश्यूज? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं वो सारे नेशनल इश्यूज की चीजें के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। So I think both are important at their level, because if local issues will solve, then automatically national issues will be solved, because the representative of the local areas are there to represent the national politicians. So अगर मेडिकल वाले, अगर हम एक फील्ड में देखें मेडिकल में, अगर एक स्टेट की मेडिकल जो फैसिलिटीज होंगी वो सही होंगी तो एक नेशनल लेवल पे अपने आप वो सही होने लगेंगी। अभी यहाँ पे कोविड के टाइम पे जैसे मेडिकल में इतनी प्रॉब्लम्स आई थी हर स्टेट में, यूपी। और आपको लगता है कोविड एक मुद्दा बना है इस चुनाव में? लोगों के लिए बना है। हाँ, आपको लगता है कोविड एक मुद्दा बना है? बहुत अच्छे से बना है वो, हर एक स्टेट पे। जैसे बीजेपी का ये कहना है कि कोविड मुद्दा ही नहीं था, हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया। ये तो आप पुराने सारे हिस्ट्री रिकॉर्ड्स जाके देख लें, गंगा जी के पास जाके देख लें, डेड बॉडीज देख लें, जितने वो लोग प्रयागराज में अभी भी घाट किनारे कब्रें पड़े हुए हैं, वीडियोस हैं। मुद्दा तो मीडिया बनाती है। मीडिया क्या बात हुई? मीडिया जो दिखाएगी वही थोड़ी बहती हुई लाशें बनाई हैं। लेकिन मुद्दा फैक्ट था वो मिसिंग है। मुद्दा फैक्ट पहली चीज ये, जो एक लोग थे जिन लोगों ने अपनी बॉडीज, जो फैमिली मेंबर्स थे उनको छोड़ दिया था, जो लोग शमशान गृह वाले थे उनके साथ, उन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है। मैंने खुद विटनेस किया, मैं खुद एक जगह पर गया था, मैं विटनेस किया, जिस जगह ऐसी चीजें इवॉल्व हुई हैं। मतलब इसमें आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं अपनी खुद की फैमिली की बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। डिनाई नहीं कर सकते हैं ना कि ये गवर्नमेंट की कंप्लीट फेलियर थी पूरे कोविड पीरियड में, कंप्लीट फेलियर थी। इतनी इट वाज सर्टेनली नॉट ऑफ द गवर्नमेंट फेलियर, इट वाज द फेलियर ऑफ द पीपल। तुम क्यों वहां डिस्पोज ऑफ कर रहे हो?
ये एक पैंडेमिक है। हमने कॉमर्शलाइज कर दिया, हमने कोविड को भी कॉमर्शलाइज कर दिया। हमने नहीं, सवाल यही है, फिर कहाँ चले जाए, कहाँ करें? हमने कॉमर्शलाइज कर दिया कोविड को भी। हमने रेमडेसिविर पैसे में बेची, हमने ऑक्सीजन बेची। यहीं बनारस में कई हॉस्पिटल्स थे, ऑक्सीजन रखे हुए थे अंदर। आती है टीम, कहती है नो ऑक्सीजन, डीएम को इंटरवीन करना पड़ा, छापा पड़ा, जाके हॉस्पिटल सीज हुए। ये भाजपा के एमपी गौतम गंभीर ने भी किया था। क्या किया था? कलेक्ट किया था, अभी उस पे केस चल रहा है। बहुत सारे मेडिसिन को इकट्ठा करके रखा था। देखिए वो उस पे आप आएंगे तो जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के हेड हैं श्रीनिवासन, उन्होंने तो सबसे ज्यादा काम किया। इस तरह से सोनू सूद पे आप आरोप लगा देंगे गौतम गंभीर। एक सेकेंड, वो पहली बार बोल रहे हैं। हाँ बताइए। तो एक जो कर रहा है तो उससे जस्टिफाई थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब गलत कर रहे हैं, दोनों ही लोग गलत कर रहे हैं और केस तो चल ही रहा है। गलत की बात नहीं है, पूरी तरीके से बात सच है। किसी एक के बेसिस पे गौतम गंभीर ने गलत या एन श्रीनिवासन ने गलत, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मदद किया अच्छी किया। हाँ भाई देखिए, मेरा सवाल ये है कि जहां इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स को काम करना था, वहां पर इंडिविजुअल्स काम कर रहे थे। डू यू एग्री और नॉट? कोविड में आपको लगता है इसी वजह से सर ब्लैक मार्केटिंग हुई है। जहाँ पे गवर्नमेंट पीछे हट जाएगी अपने जगह से, तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स आएंगे, और इंडिविजुअल्स चैरिटी के लिए नहीं आएंगे, और वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए आएंगे। चाहे पैंडेमिक हो, कोविड की सेकेंड वेव की हैंडलिंग हो, या यूक्रेन और यूक्रेन से रशिया वाला जो इशू है जिसमें बच्चे जो हैं वो अब वापस लाए जा रहे हैं। देयर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि वो प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन फिक्र से ज्यादा जिक्र होता है। यानी कि इवेंट मैनेजमेंट एक्सरसाइज हो जाती है और एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज हो जाती है सरकार द्वारा। आप में से कौन ये बात मानता है? आप मानते हैं? क्यों? मुद्दा ये है सर कि कोई भी अगर सशक्त नेता होगा, मजबूत नेता, तो अपनी इमेज बनाएगा और वो हमेशा से प्रोपेगेंडा पे ज्यादा काम करेगा। तो चाहे हो रहा हो कॉरिडोर का उद्घाटन, लेकिन करो ऐसा कि लगे कोई धाम नया बना दिया मैंने। काम हो रहा है तो दिख रहा है। अब काम हो रहा है तो दिख रहा है। बात ये है, देखिए किसी कंट्री ने इवैक्यूएशन अभी तक नहीं किया है। यूएस यूके कोई नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया कर रहा है अभी तक। आप आज ही की रिपोर्ट है। ये किसने कहा इवैक्यूएशन हो रहा है? यही दिक्कत है कि इंडिया का ही दिखाया जा रहा है, बाकी किसी का दिखाया ही नहीं जा रहा है। बाकी किसी को दिखाने का टाइम ही नहीं है, उनके पास और भी वर्क्स हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिखाने में ही सब बिजी हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। बाकी के पास और भी डेवलपमेंट वाले काम हैं। Yes, I totally second her opinion. ये तो सर दिखावा ज्यादा होता है, काम कम होता है। मतलब फिक्र से ज्यादा जिक्र। जो दिखता है वही बिकता है। और रही बात उसकी, तो वो पॉलिटिशियंस हैं, उनका काम ही है चीजों को शो ऑफ करना ताकि वो और आगे बढ़े। ताकि वो अगर वो 17 से 21 तक काम करेंगे तो 21 में दिखाएंगे, या 17 से 21 तक दिखाते रहेंगे ताकि एक ओपिनियन फॉर्म होती रहे, जिसके बेसिस पे हम 22 में जाएंगे इलेक्शन में और हमको वोट करेंगे। इलेक्टोरेट को हमें दिखाना भी तो है हमने क्या काम किया है। ये चीज क्योंकि देखिए 5 साल के जितना काम किया नहीं उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मास अपेलिंग, जब सीए अमेंडमेंट हुआ था, उस वक्त भी मतलब बहुत जगह स्टूडेंट वोटर्स या जो कैंपेनिंग हो रही थी जहाँ पे बता रहे थे कि ये सही है, ये सही है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स या कोई भी एक ग्रुप जो था वो खुद आके आगे से बोल रहा था कि ये अच्छा है, ये सही है। तो मतलब दोनों साइड से प्रोपेगेंडास वो साइड बाय साइड चला रहे थे। तो इससे ये जो मास अपीलिंग, जैसे सर ने बोला कि प्रोपेगेंडा ऊपर से आ रहा है, लोग उसे आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं इस तरीके से। आप कुछ कहना? नहीं, लेकिन जितना काम होता नहीं उससे ज्यादा दिखाया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है पता नहीं कितने समय से चल रहा है, मोदी जी के पहले टेन्योर से ही चल रहा है। करोड़ों करोड़ पैसे। और उसमें जितने पैसे आते हैं उसमें से मैक्सिमम पैसा बस इसलिए खर्च होता है कि वहां बैनर लगवा दो, यहाँ पोस्टर छपवा दो, वहां पे ट्विटर पे एक थ्रेड चलवा दो। तो मुद्दा ये है कि ये गवर्नमेंट डे 1 से यही कर रही है कि जितना हम काम करेंगे नहीं, अगर हम 2 लिखेंगे बताएंगे हम कि हम 6 लिख के आए हैं। इसका कारण यह है कि इतने चुनाव देखने के बाद लोग समझ गए हैं कि सिर्फ अच्छे काम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। चाहे वो मनोज सिन्हा जी की सीट रही हो, बहुत काम कराया लोग, मुझे नहीं लगता कि चाहे किसी भी पार्टी से रहा हो। गाजीपुर से मैं हूँ और गाजीपुर से वो हार गए। तो अब आप देख सकते हैं उन्होंने पूरा बिल्कुल चेंज कर दिया गाजीपुर की हालत पूरी चेंज हो गई। लेकिन So why do you think this happens? आपको लगता है कि ये हम ही लोग हैं कि अगर कोई सिर्फ विकास कर रहा है तो फिर वो उसकी जीत सुनिश्चित नहीं होती? जैसे इन्होंने एक चीज ये बोला कि मुद्दे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक रॉबिन हुड का कल्ट है कि मेरे लिए कोई आदमी मसीहा बनकर के आए
सर यही प्रॉब्लम है, जैसे आपने पूछा कि नेशनल या फिर लोकल इश्यूज में। सर लाइक अभी यहाँ पे यूपी इलेक्शंस में यूक्रेन का इवैक्यूएशन डिस्कस करना, यहाँ पे नेशन वाइड कोविड मैनेजमेंट डिस्कस करना, बीजेपी पार्टी जो कि सेंट्रल में है, सर एक अलग इशू है। आपको सेंटर में वोट करने का मौका मिलता है तब आप सेंट्रल इश्यूज पे ध्यान दीजिए, आप नेशनल इश्यूज पे ध्यान दीजिए। अभी यूपी की बात हो रही है, आपका सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं उनका एजुकेशन। दूसरी चीज, यूपी में एम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, लाइक नोएडा, दिल्ली के साइड में, गाजियाबाद में। पूर्वांचल की जहां पे आप बात करते हैं लोकल इशू में, पूर्वांचल में आपको क्या एम्प्लॉयमेंट दिखता है एमएनसीज का? यहाँ पे आप जो बीएचयू नाम का इतना बड़ा सा इंस्टीट्यूशन है, आपके पास इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने हायर लेवल की स्टडीज का वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन एशिया है एज पर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। मैंने ये सवाल सरकार के बहुत सारे प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, सरकार के मंत्री, स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, सबसे ये सवाल पूछा कि भाई आप कह रहे हैं आपने कानून व्यवस्था सही कर दी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? उस पे उनका ये कहना है कि जॉब्स तभी आएंगे जब कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। आप इस तर्क से सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल है। और फिर वो ये कहते हैं कि ये 2-2.25 साल तो हमारा कोरोना खा गया, तो उस वजह से हमारा प्लान जरा विफल हो गया, नहीं तो हम कर ही डालते। सर 5 साल थे आपके पास, आपका लास्ट 2 साल आपके कोरोना ने खाए हैं। आपने स्टार्टिंग में चालू किया था कि मतलब क्राइम है तो एनकाउंटर है, सीधे वी विल बी डीलिंग विद द क्रिमिनल्स, विल नॉट बी हैंडलिंग देम। वर्ड्स ऐसे थे कि वी विल नॉट बी हैंडलिंग देम, विल बी डीलिंग विद द डीलिंग विद द क्रिमिनल्स। हम हैंडल नहीं करेंगे, डील करेंगे सीधे उनसे। आपने 3 साल डील स्टार्टिंग में किया, आपने कहा कि यूपी कंट्रोल में है, यूपी कंट्रोल में है। देखिए अब डर रहा है गुंडा, ये वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे थे। 2 साल में गुंडों ने डरना बंद कर दिया, सब घर में थे। उन्हीं 2 सालों में फिर से सिचुएशन खराब होने लगी आपकी। अगर आप कंट्रोल कर रहे थे कोविड टाइम पे, जो कि जिस टाइम पे सबको पता है क्राइम रेट और गिरा, तो क्या इंडस्ट्रियल आपको केवल एक कोविड का बहाना नहीं ले सकते हैं आप? अगर आप 5 साल थे तो आपने स्टार्टिंग के 3 इयर्स का कोई ऐसा वर्क दिखाइए जिसमें आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया हो पूर्वांचल के अंदर। सर 4.5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार दिया गवर्नमेंट ने। क्यों लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन प्रॉमिस तो और ज्यादा किया था, जैसे यूपी पुलिस में भर्तियां अभी नहीं हुई हैं, क्यों नहीं? पोजीशंस बहुत खाली हैं। आई विल गेट टू दैट। आपने वही लोग बैठाए हुए हैं पुरानी सरकार वाले, वही पेपर लीक करवा देते हैं, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उन लोगों को जेल में डालिए, जो ईमानदार है उनको लाइए, वो इंश्योर करेंगे कि ईमानदारी से भर्ती हुई। 69,000 सर बुलडोजर वाले बाबा के पास एक बुलडोजर है, जो लोग पेपर लीक करवाना, क्यों नहीं उनका प्रॉपर्टी सीज करके कुर्की करवाइए। 69,000 लोगों की टीचर की जो भर्ती हुई है, उसमें एक आदमी बता दे कि एक सिंगल पेनी दिया है। पिछली की सरकार में क्या रियलिटी नहीं थी कि कास्ट विशेष को कह देते थे कि हाँ भाई इनको भर दो, सीधे फाइल आने वाले तो इसमें भी कह रहे हैं कि ये ठाकुरों की सरकार है। बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मण से कि बिल्कुल नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण है, एसीएस होम ब्राह्मण है। अब इससे ज्यादा आप टॉप ब्यूरोक्रेटिक पे इंस्टीट्यूशन पे जाके आप क्या कहेंगे कि ये देखिए एंटी ब्राह्मण हो गई सरकार? क्या एसीएस होम क्या? यही सवाल सबसे बड़ा कि मंदिर और मंडल हमेशा आ जाता है, आज फिर मंडल और कास्ट आ गई। ब्राह्मण है ये किसी और कास्ट है। सवाल ये कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को शुरू करके फिर से ही शुरू कर दिया, और यही चीजें रोकना असल मुद्दा है। हम युवाओं को यहाँ खड़ा इसलिए किया गया, हम इस बारे में बात ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे दिमाग में इतना स्लो पॉइजन दिया गया है कि हम लोग हर तरीके से रेस कर ही देंगे। ले दे के ब्राह्मण, यादव, जाट, ठाकुर, बनिया कभी कभी आ जाएगा, क्योंकि कंपेल करती है वो सरकार। हम हैं कुछ, ये है कुछ, हमको अपनी जात की वजह से प्राथमिकता मिलेगी, इनको अपनी काबिलियत की वजह से प्राथमिकता नहीं मिलेगी, इसलिए हम आपको लगता है ये जो मौजूदा सरकार है वो इस दिशा में ठीक काम कर रही है और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? कौन एग्री करता है इससे? नहीं, कौन डिसएग्री करता है इस बात से? हु डिसएग्रीज? मतलब इस बात का कोई बेसिस ही नहीं है। इस बात का कोई बेसिस नहीं है। आप मंत्री उठा के देख लीजिए, जितने अभी नई कैबिनेट में जितने मंत्री लोगों को शपथ दिलाई गई थी, उसका क्या बेसिस था? उसका बेसिस ये था वो वहाँ के डोमिनेटिंग लोग थे। उसका बेसिस ये था कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, और इस वजह से रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते हैं कि हम उनके बारे में उनको बहुत जागरूक करना चाहते हैं। उनके लिए मेरे अंदर बहुत आई बेग टू डिफर ऑन दिस वन मोर थिंग। पहली चीज वहाँ के डोमिनेटिंग, आप बेग टू डिफर बहुत करते हैं अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में डिसेंट जरूरी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। पहली चीज रही बात उसकी, जो लोग चूज की वहाँ के डोमिनेटिंग फेस हैं। अब ये एक बहुत एक्स ऑफिशियल नेचर है कि वहाँ के कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत आगे हैं। वो ये सिर्फ एक ऐसा नेचर है, ये एक संयोग बस है, लेकिन वास्तविकता ये कि वहाँ के डोमिनेटिंग लोग हैं। सर हम लोगों को कंपेल किया जा रहा है, एक मिनट, हम लोगों को कंपेल किया जा रहा है कि हम उन मुद्दों पर आए। अगर पर्टिकुलर कोई समाजवादी पार्टी है, राजभर ले लिया, ये पार्टी ले ली, वो पार्टी ले ली, पटेल, गोरखपुर से हमेशा ब्राह्मणी क्यों डोमिनेटिंग होगा? मुद्दा ये भी तो है। काम किया है
एक लंबे तो बाकी लोगों को काम करने का मौका भी तो दो, बाकी लोगों को काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो आगे आएंगे। विनेबिलिटी फैक्टर है, हमें सरकार बनानी है तब हम काम कर हाँ, तो मेन चीज घूम फिर के द होल थिंग इज दैट सरकार बनानी है तो इसकी वजह से जात पात की राजनीति करनी इसलिए है। जाति की राजनीति होती ही इसलिए है क्योंकि इनके जैसे लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट विनेबिलिटी। लोगों के बारे में काम करेंगे तब तो जाति से ऊपर सोचेंगे। अगर आप सवाल अपने क्षेत्र में 10 साल 20 साल काम किया है और आपका कास्ट इक्वेशन विधानसभा की इक्वेशन से नहीं सही बैठ रहा है तो आपको टिकट कुछ कहीं नहीं मिल सकता। 2 दिन का लड़का आपके सामने आके वो विधानसभा जीत के मंत्री बनेगा, सब कुछ करेगा और आप जूते खींचते रह जाएंगे। बात है कि अगर हम चाहते हैं कि कास्ट आइडेंटिटी हमारी हटे तो क्या आप शुरुआत करेंगे अपनी कास्ट सरनेम हटा के? सबसे पहले बताइए कौन तैयार हो रहा है यहाँ पर? मेरी नाम में मेरा जो सरनेम है उसमें कास्ट नहीं आता। पर्सनली व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, पर्सनल आपसे नहीं है, पर्सनल लोगों से है। आप कह रहे हैं कि छत्रियों को काम दिया गया, हर चीज उनका हुआ है। मैं ब्राह्मण, मेरा काम नहीं हुआ है? बताइए। ये नहीं है हर चीज मेरे लिए सरकार मेरे को स्कॉलरशिप दे रही है यूपी में। आप बगल के स्टेट में आप उत्तराखंड में जाइए, वहाँ ये नहीं बोल रहे हैं जातियों को स्कॉलरशिप हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कास्ट आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। कास्ट आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को, रिलीजियस आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करके उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलना ये बहुत गलत है। उत्तर प्रदेश में तो हमेशा यही तो गलत है। दैट इज माय पॉइंट। सो अदर आपका ये कहना है कि ये एक विश है जिसको पीना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। ये भाजपा वाले शंकर जी बहुत विष पी लिए हैं। इस स्टेट के इस पर्टिकुलर रीजन में तो ये बहुत जरूरी है। लोग अभी भी डेवलपमेंट, यही इन्होंने रिक्शे वाले की बात की, रिक्शा वाला ये भी नहीं देखता कि कहाँ बिल्डिंग खड़ी हो, वो देखेगा कि क्या नेताजी जो हमारी जात के हैं कि नहीं है, उस बेसिस पे वोट करेगा। हमारे यहाँ फलाने जो है क्षत्रिय होते हैं तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। वो ये नहीं देखेगा कि हमारा लड़का हो रहा है कि नहीं। और अगर हम सोशल सिक्योरिटी अगर मिल जाए तो वो ये चीज क्यों सोचेगा? आप सोशल सिक्योरिटी देते ही इसलिए नहीं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो जाति के बारे में सोचे। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया के बड़े, वो भी जात पे बात करते हैं। वोट अगर वो वोट मांगते हैं जात के आधार पर, वो टिकट देते हैं जात के आधार पर, वो टिकट देते हैं जात के आधार पर। पॉइंट इतना है, अगर आप कभी रिक्शे में बैठेंगे ना तो सर रिक्शे वालों का यहाँ पे ज्यादातर जो चलता है बिजनेस वो चलता है टूरिज्म से। और उनके दिमाग में जैसे कॉरिडोर अभी बना तो उनके दिमाग में जो आंसर आता है ना, हमसे कभी बात करेंगे आप तो उनका सीधा आंसर ये रहेगा कि मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया है, लोग बढ़ रहे हैं, हमारा धंधा चल रहा है, तो बीजेपी तो अच्छा काम अच्छा कर रही है। वहीं अगर कोई पुलिस वाला उनको रोकता है और नहीं लेता है उनसे जो रिश्वत का जो भी चीज है, कुछ अच्छे काम है उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है सर। अगर कुछ गलत काम है उनको रिकॉग्नाइज आपका ये मानना है कि एक डे टू डे लेवल का जो करप्शन है उस पे चेक आया है इस गवर्नमेंट? ये बोलते हैं सर क्योंकि पीपल विल डिसएग्री आल्सो, देयर आर मेनी पीपल विल डिसएग्री। सर इन चीजों पर योगी सरकार ने बिल्कुल निश्चित तौर से आप मानते हैं ये चीज हुई है? बिल्कुल। और विकास भी आप देखिए, घाट की सफाई हुई तो कोई एक पर्टिकुलर जात का आदमी नहीं जाता है वहाँ पर, हर कोई जाते हैं घाट पे। एक नहर बनी थी इसके नदी के बगल में 12 करोड़ रुपए लगा करके एक नहर बनी थी, गंगा साफ नहीं, ये उसके किनारे बनी थी नहर, वो 12 करोड़ रुपए, वो अब दिखती नहीं है क्योंकि वो 12 करोड़ पता नहीं कहाँ चले गए। वो इधर ही कहीं नहर बनी थी उधर बगल में, वो गायब हो गई। नहर ही गायब हो गई। कोरोना आया तो साथ में कोरोना के बाद जब हम लोग आए कॉलेज तो देखा कि नहर ही नहीं है। अब पता नहीं 12 करोड़ रुपए कहाँ गए। जैसे 20,000 करोड़ नमामि गंगे के नहीं पता, वैसे 12 करोड़ इसके भी नहीं पता। अच्छा, एक से ये जरूरी बात बोली कि छुटपुट करप्शन नहीं, क्या छोटा करप्शन अब नहीं होता है, छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते हैं, जो ऊपर बैठे हैं बड़ा करप्शन वही होता है। सेंट्रलाइज हो गया है सब कुछ इस पे। हाँ, इसलिए डिफर करूंगा क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट आईएएस रूल्स पे जो चेंज हुआ है कैडर पे, इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेट आपका सेंटर पे जाना नहीं चाहता। इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर सख्ती है, मोदी जी के आने के बाद सख्ती हुई है, इसीलिए नए रूल्स चेंज किए गए हैं जिसपे सेंटर खुद के लिए वो और बिल्कुल। चलिए, नाउ माय लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज, एंड फॉर व्हिच आई वांट यू टू कम इन द फ्रंट एंड यू टू, दैट इज द वुमेन वोट इन दिस इलेक्शन। आपको लगता है कि इस बार एक ऐसी स्थिति हो गई है कि अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ डिफरिंग ओपिनियन एट होम? मतलब पिताजी कुछ और सोच रहे हैं पॉलिटिकली, माताजी का कुछ और ओपिनियन है। आई थिंक दिस इज द स्टोरी, कहानी घर घर की। लेट्स शो द शो ऑफ हैंड्स। आप सबके घर में हर लोग अलग अलग पार्टी, हाँ?
So this is the reality. लेकिन मोदी जी के आने के बाद कुछ यूनिटी भी बनी है। ये बिल्कुल है। करेक्ट। इस चीज का भी क्रेडिट मोदी जी लेकर के गए कि पॉलिटिकल ओपिनियन अगर एक जैसा तो उसका भी क्रेडिट मोदी जी को है। मतलब भगवान ही हमको, मोदी जी के आने के बाद ही सबका ओपिनियन चेंज हुआ, तो वही अब लग रहा है कल को हमको एक छोटा सा फोटो फ्रेम करवा के मोदी जी का अपने घर में रखेंगे, सुबह सुबह उठ के 4 अगरबत्ती भी उनको लगाएंगे। भगवान के ही होते हैं ना, भक्त तो भगवान के होते हैं, और किसी आम आदमी का तो भक्त होता है। ये भी है सर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स इनके बाद ही हुआ था, ये भी सच है। पर उन लोगों ने भी एकदम ये क्या है, इमरजेंसी भूल गए, किताबों में पढ़ते रहते हैं। यूथ ने आग लगा दिया देश में, पूरी सत्ता बदल गई, सब कुछ बदल गया, और ये बोल रहे हैं आज कुछ जागे हैं। ये क्या मुद्दा है? जो मिनिस्टर्स आज हैं, क्या कभी यूथ पॉलिटिशियन नहीं थे? क्या कभी ये यूथ? ऐसा जरूरी नहीं कि यूथ ही यूथ के लिए सोचे, सिर्फ केवल ऐसा बिल्कुल नहीं जरूरी। ऐसा कहाँ है कि मतलब एकदम बुढ़ाऊ लोग ही सोचें? सर यूथ सेल्फिश भी बहुत होता है, वो सोचेगा 40 लाख की गाड़ी में घूमे, 20 करोड़ का मकान बनवा ले, क्या करने हम जाएं लोगों की सेवा करें। लेकिन अगर 60-70 साल का कोई बुढ़ा है, उसके नहीं बच्चे हैं, कई मिनिस्टर इसी गवर्नमेंट में, तो वो सोचेगा कि हम सिर्फ पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होता है, भ्रष्टाचार तो सत्ता का भी होता है। लास्ट पास भी 2004 से लेके 14 तक था, कितना उन्होंने काम किया। अगर वो जब हमारा 26/11 हो रहा है दिल्ली में पार्टी कर रहे हैं, चलिए वैसे तो यूथ आएगा नहीं उनके पास। अपनी खत्म कर लें। 26/11 के टाइम पे राहुल गांधी दिल्ली में पार्टी कर रहे हैं फार्म हाउस में जाके, वैसे तो यूथ उनके साथ कनेक्ट नहीं होगा। सेकंड वेव के टाइम वेस्ट बंगाल में भी तो रैलीज कर रहे थे ना मोदी जी, रैलीज तो सेकंड वेव के टाइम खेला होबे कर रहे थे वहाँ पे भी, तो ये चीज का कोई जस्टिफिकेशन अपोनेंट भी तो चाहिए, डेमोक्रेसी है दीदी फुटबॉल। चलिए अब जो मेन मुद्दा जो मैं डिस्कस करना चाहता था, एक तो हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि घर में सब लोगों के अपने अपने ओपिनियन हो गए हैं। टू थिंक कि एक पूरा परिवार और घर की महिलाएं बिल्कुल उसी आधार पे वोट करेंगी जिस तरीके से घर के पुरुष वोट कर रहे हैं, डू यू थिंक दिस मिथ इज ब्रोकन? और ये किसको एडवांटेज देगा? यू थिंक वुमेन आर मोर अवेयर वोटर्स नाउ? सर अगर सिचुएशन पिछले एक डेकेड में देखी जाए, इट हैज चेंज्ड, women have a stand now, लेकिन as a woman if I say कि what are the policies that are appeasing to me currently, जैसे वेलफेयर स्कीम्स में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, all that beneficiaries, one women center stop nation, these schemes are definitely appealing to me and I also see the beneficiaries there. लेकिन ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनकी वजह से सिर्फ मतलब I won't go and vote, ये अपीलिंग है डेफिनेटली मेरे लिए, और ये मेरे लिए कोई भी एक सेंटर गवर्नमेंट के लिए मेरा ऑप्शन चॉइस नहीं बन जाएगा वो कि सिर्फ ये इश्यूज अच्छे हो रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका ये कहना है कि जो वो कर रहे हैं इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ गवर्नमेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जाकर के उनको वोट दें। दैट डजंट मेक, मतलब ये पॉइंट्स अच्छे हैं, डेफिनेटली दे आर अपीलिंग टू मी। वेलफेयर स्कीम्स अच्छी हैं, लाइक ऑपरेशन गंगा में भी मुझे वेलफेयर दिख रहा है, ऑपरेशन गंगा जो स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है यूक्रेन से, वो मुझे अच्छे दिख रहे हैं, बट दे आर नॉट सफिशिएंट टू गेन द वुमेन वोट्स मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से और क्या चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे 3-4 फैक्टर्स लगते हैं, विमेन एंड हेल्थ, मैटर्निटी के ऊपर काम किया है गवर्नमेंट ने, डेफिनेटली सरोगेसी बिल आ रहे हैं एंड ऑल दैट एक्ट्स दैट दे हैव पास्ड, दे आर डेफिनेटली गुड, लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स अगेन, जस्ट एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, नीचे तक स्कीम वो पोर डाउन कर नहीं रही है प्रॉपरली। आई हैव बीन हियरिंग विमेंस कि उन्हें पता ही नहीं है कि सरोगेसी करना सही भी है कि नहीं, ये करना सही भी है कि नहीं, वोटिंग क्यों करना है, क्योंकि उन्हें फेसेस ही नहीं पता है। एक फेस उन्हें पता है क्योंकि अगेन प्रोपेगेंडा सेटेड है, मोदी जी का यहाँ बोर्ड देखा वहाँ देखा, इसलिए वो कर रहे हैं वो चीज़। मतलब जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होता है, जिसे बोलते हैं मैनिपुलेटिव ओपिनियन, उनके मुंह में डाल दिया गया है, वो उसे फॉलो करती जा रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज योर ओपिनियन? I think the major issue is the safety, women's safety in this country. So women voters are more aware towards the safety. अगर महिलाएं सेफ रहेंगी तभी तो वो वोट कर पाएंगी। अगर वो घर से निकलने से अगर वो फील कर रही हैं कि हाँ हम सेफ होंगे, तभी तो वहाँ तक पहुँच पाएंगी ना, वहाँ जहाँ पे केंद्र है वहाँ जाके वोट करेंगी। तो मेजर इशू ये होना चाहिए कि सेफ्टी को देखा जाए, महिलाओं की सेफ्टी को देखा जाए। जितने ये सब जो एक्ट्स आए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स आई हैं, वो सब तो हैं, वो ऑन पेपर हैं, व्हाट इज इन द रियलिटी दैट्स मैटर मोस्ट। यहाँ पे जो सुकन्या वाली जो जितनी योजनाएं हैं उसमें कितने लोग बेनिफिशियर्स हैं, वो कोई नहीं है। वो बस एक ऐसा पेपर हर स्कूल में ये दिया गया है कि सुकन्या को फ्री में एजुकेशन मिले, बट कितने स्कूल में कितनी लड़कियां फ्री में पढ़ रही हैं, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट, उसमें नहीं है ये स्कीम्स। तो ये जो ऑन पेपर है, रियलिटी में लाएंगे तब जाके कुछ चेंजेस दिखेगी इस कंट्री में। आप दोनों का ओपिनियन आइए। So again, what appeals to the what is the issue that matters to the women voters?
सर जैसे डेवलपमेंट हो ही रहा है वुमेन्स की से बेसिक जो अभी मेन मुद्दा है एज अ गर्ल मेरे लिए वुमेन सेफ्टी है। मैं रात में 10 बजे बाहर निकलूं तो मैं सेफ फील करूं। तो इस फ्रंट पे आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में विच गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड बेटर? क्योंकि दावा ये किया जाता है कि बीजेपी ने इस चीज को पिछली सरकारों के मुकाबले दुरुस्त किया, ये दावा है सरकार का। सर आई डोंट थिंक सो, लाइक ऑब्वियसली वो रेट कम हुआ है, बट जब आप बहुत सारी चीज़ें तो रिपोर्ट तक नहीं होती हैं। अगेन लाइक वुमेन के साथ अगर कोई बदतमीजी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो बहुत बार तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। अवेयरनेस भी नहीं है उतनी ज़्यादा। वो घर पे आप जाएंगे, आप बताएंगे तो वो बोल देंगे रहने दो, छोड़ो, जाने दो। तो सबसे पहले अगेन जो मेन मुद्दा वो एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ सारी चीज वहीं आके अटकती है। आपका क्या ओपिनियन? So for me, the issues pertaining to women are education, empowerment of women, safety of women. I think empowerment कहीं ना कहीं आ जाती है जब women are educated, they are aware. So I think changes हुए हैं, but the process is literally very slow. So we need to work on this area a lot more. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद। You guys were lovely. बहुत बढ़िया लगता है आप लोगों का ओपिनियन जान के। And this is the third such edition that we have done. और I will go back educated. आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। थैंक यू।